नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह 11 बजे गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। सरकार आज 1 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में यात्रा करने पर 50% छूट की घोषणा की। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की गई। रूस और यूक्रेन से आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने ठेकेदार की मौत पर विवाद के बीच इस्तीफा दिया। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हे दुख भंजन मारुति नंदन। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश की चारों दिशाओं में बन रही ऐसी 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। देश के पश्चिम में मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में यह मूर्ति स्थापित की गई है। इस श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम में तीसरी प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है। हनुमान जयंती का त्योहार आज भगवान हनुमान जी की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की और गांव में जीवन की गुणवत्ता तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। कल रात एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही। पिछले महीने गुजरात यात्रा के दौरान श्री मोदी ने अहमदाबाद में महापंचायत सम्मेलन को संबोधित किया था और कहा था कि पंचायती राज प्रणाली ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक नवचेतना और राम राज्य के सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कल अयोध्या की यात्रा और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद उपराष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राम मंदिर के निर्माण से अर्थव्यवस्था के नए चरण का और प्राचीन शहर अयोध्या तथा आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या सभी देशवासियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल शाम विशेष रेलगाड़ी से वाराणसी पहुंचे। बनारस पहुंचकर उन्होंने परिवार समेत गंगा आरती में हिस्सा लिया। आरती की अलौकिक अनुभूति को देशवासियों के साथ साझा करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें आज मां गंगा की आरती में भाग लेने का सौभाग्य मिला। गंगा जी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब हैं। आज उपराष्ट्रपति काशी विश्वनाथ में पूजा और दर्शन करने के बाद चंदौली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल भी जाएंगे, जिसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत गुजरात के केशोद से मुंबई और वापसी यात्रा के लिए पहली उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अलायंस एयर केशोद से मुंबई और वापसी यात्रा की पहली उड़ान की शुरुआत करेगी। श्री सिंधिया केशोद एयर हवाई अड्डे पर उन्नत सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे।
उड़ान योजना का उद्देश्य हवाई सेवा के जरिए छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना है। सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज 1 लाख केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत करेगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण योजना के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य कल्याण नेटवर्क को मजबूत बना रही है। देश में अभी 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ा बदलाव आएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी प्राइमरी हेल्थ केयर किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि प्राथमिक सेवाएं ही सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं और सबसे बड़ा बदलाव प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, वेलनेस, वो प्राथमिक सेवाओं से ही हमें प्राप्त होता है। 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीजापुर के एक छोटे से गांव से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इनॉग्रेट किया। परिकल्पना सरकार की यह है कि 2022 के अंत तक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे होंगे, ऑपरेशनलाइज हो चुके होंगे। और आज जब हम 4 साल की इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं तो 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात है। देश में कोविड टीकाकरण कल 186 करोड़ 36 लाख के आंकड़े को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 51 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह 11 बजे गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। सरकार आज 1 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में यात्रा करने पर 50% छूट की घोषणा की। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गई। रूस और यूक्रेन में आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने ठेकेदार की मौत पर विवाद के बीच इस्तीफा दिया। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है। कल चंबा में हिमाचल दिवस के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की। हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा, ये हमने तय किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि 1 जुलाई से सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से जलापूर्ति का कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत इस वर्ष मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा।
मिस्र गेहूं का सबसे अधिक आयात करने वाले विश्व के प्रमुख देशों में एक है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम अंगामुतु ने बताया कि रूस और यूक्रेन से आपूर्ति बाधित होने के बाद वे इस वर्ष मिस्र को 30 लाख टन गेहूं निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2021-22 में 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग $2 अरब 5 लाख थी। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कल बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इस्तीफा सौंप दिया। ईश्वरप्पा ने अपने खिलाफ दायर याचिका के बाद बृहस्पतिवार को शिवमोगा में त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। उन पर ठेकेदार संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सूचना और प्रसारण, मत्स्य उद्योग, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्र श्रीलंका द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी से संबंधित मुद्दे का सद्भावपूर्ण समाधान करने के लिए एकजुट प्रयास करेगा। वे कल विरुधुनगर में 2 आकांक्षी जिलों विरुधुनगर और रामनाथपुरम में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा जिलों को छोड़कर 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा जिलों में दूसरे चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। मुंबई में कल रात दादर के निकट दादर पौंडीचेरी एक्सप्रेस पटरी से उतरने के कारण मध्य रेलवे ने 2 रेलगाड़ियां रद्द कर दी और कुछ रेलगाड़ियों को बीच में ही रोकना पड़ा। मुंबई से चलने वाली साई नगर शिरडी दादर एक्सप्रेस और गडग मुंबई एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई। देश भर में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक के 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं पर सुचारू रूप से चल रहा है। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। केरल के कई हिस्सों में सोमवार तक मूसलाधार वर्षा जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इडुक्की और वायनाड जिलों के लिए आज येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। केरल के कई हिस्सों में मानसून से पहले की बारिश के कारण फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज मल्लपुरम में शुरू हो रही है। उद्घाटन मैच में 32 बार के ट्रॉफी विजेता बंगाल और पंजाब के बीच कोटापत स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में अन्य मैच आज शाम मेजबान केरल और राजस्थान के बीच पायनाड स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 10 टीम हिस्सा लेंगी, जो आज से शुरू हो रहा है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग के 2 चरणों की टाई के दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 19वें, वरुण कुमार ने 41वें और अभिषेक ने 54वें मिनट में एक-एक गोल किया। जर्मनी के एंटोन बॉयकल ने खेल के 45वें मिनट में अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। भारत ने जर्मनी के खिलाफ दोनों मैच जीत लिए हैं। अब भारत का 2 चरणों का टाई मैच बेल्जियम के साथ होगा। ये मैच बेल्जियम के एंटवर्प में स्पोर्ट्सट्रेंटम बेल्जियम प्लेन में जून के महीने में खेले जाएंगे। IPL क्रिकेट में कल रात मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राहुल त्रिपाठी ने 37 गेंद में 71 रन और मारकरम ने 36 गेंद में 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आज टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई के ब्रबन स्टेडियम में दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। दूसरे मैच में मुंबई के ही वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। मुंबई हुनर हाट का 40वां संस्करण आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा कुर्ला परिसर में शुरू हो रहे ये हुनर हाट आज सुबह से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन कल सुबह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हुनर हाट का मकसद वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करना है। दैनिक जरूरत के सामान से लेकर बड़ी और शानदार कलाकृतियाँ हुनर हाट में दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों का पारंपरिक लजीज व्यंजन और पकवान भी खास तौर पर यहाँ परोसा जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाला हुनर हाट में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मशहूर रैम्बो इंटरनेशनल सर्कस के शो आयोजित किए जाएंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लद्दाख में मरीजों के उपचार के लिए इस महीने की 24 तारीख से 6 दिन का चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शिविर में ले जिले के एसएनएम हॉस्पिटल के समन्वय में एम्स के चिकित्सा के विभिन्न विभागों के 30 से अधिक डॉक्टर और सुपर विशेषज्ञ ने गंभीर और पुराने रोगियों के निदान के साथ साथ जरूरत से सर्जरी भी करेंगे। अशोका मिशन के महासचिव ताशी मोटुप ने कहा, दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव ए स्पेशल आई कैम्प ऑल्सो। प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द आरपी सेंटर एम्स, ही इज कमिंग हिमसेल्फ विद a team of 4 more doctors. We have tied up with the Army Hospital. We will be doing all the eye surgeries in Army Hospital. हालांकि ताशी मोटुप ने कहा कि अब से 2-3 महीने के बाद एक अलग शिविर में घुटने बदलने और प्लास्टिक सर्जरी शिविर की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाओं के विस्तार करते हुए इस साल के अंत में कारगिल और चांगथांग क्षेत्र में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। वंदनालु वंदनालु कंदुकूरी ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది। आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंदुकूरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे, जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। వివేకవర్ధని వెలుగుతో బాపిన భాస్కరుడా నవ సమాజ నిర్మాతగా నిలచిన శాశ్వతుడా వందనాలు వందనాలు కందుకూరి ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది। वीरेसलिंगम 3 भाषाओं तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने राजशेखर चरित्रमू लिखा, जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की। उनका लेखन मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता, अंधविश्वास, दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। ఇంకెవ్వరు 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 మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు। वीरेसलिंगम ने आरंभिक काल के दौरान महिलाओं को दिए गए महत्व को चित्रित करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। वीरेसलिंगम ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद वीरेसलिंगम ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए, जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने 1887 में राजामुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की। स्त्रीजनोद्धारणे ध्येयंगा
తలచినట్టి నవయుగవై తాళికుడు జనసేవకుడు महापुरुषुडू महापुरुषुडू। वीरेशलिंगम उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया। अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान भारतीय को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी पेंटर नंदलाल बोस को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। बोस को आधुनिक भारतीय कला की अग्रणी हस्तियों में शुमार किया जाता है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बोस ने गांधी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई। वो प्रिंट अहिंसक आंदोलन के लिए जानी पहचानी छवि बन गया। उन्होंने भारत के संविधान में चित्रण का कार्य भी किया, जिसमें उन्होंने सदियों से पनपी भारतीय सभ्यता को चित्रात्मक रूप दिया। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनके शास्त्रीय कार्य में भारतीय पौराणिक ग्रंथों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन की दृश्यों की पेंटिंग शामिल है। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बोस ने भारत रत्न और पद्मश्री सहित भारत सरकार के पुरस्कारों के लिए प्रतीकों के स्केच बनाए। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि की सजावट का ऐतिहासिक काम भी किया। अंतिम समय तक नंदलाल बोस ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाना जारी रखा। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम शहीद रामासुर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही थे। बाद में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंडमान द्वीप समूह में 16 अप्रैल 1858 को हिरासत में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in देखें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई तथा कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है। इन महानगरों का तापमान 23 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और 1 या 2 बार हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल भुज में के पटेल धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करते हुए ये कहना कि सामाजिक न्याय के लिए भी अहम है स्वास्थ्य सेवाएं, जनसत्ता की खबर है। कोरोना के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य विभाग का ये प्रस्ताव कि राजधानी में फिर लौटेंगे मास्क के दिन हिंदुस्तान में है। उधर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, चौथी लहर आने की संभावना नहीं, IIT का आकलन, लोकल स्तर पर बढ़ेंगे केस फिर घटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये स्पष्ट रूप से कहना कि भारत शक्तिशाली देश है और अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, दैनिक जागरण की पहली खबर है। प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम के शीर्ष नेताओं से बातचीत को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल की इस सलाह को प्रमुखता से दिया है, जेनेरिक दवाओं पर ध्यान दें औषधि कंपनियां। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रमुखता से दिया है, NCR के ईंट भट्टों की औचक जांच करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला कि दिन में फेरी के बाद उसी जगह सामान नहीं छोड़ सकते, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, नीति के अनुसार ही फेरी वाले काम करें। शिकागो हेल्थ एंड एजिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत अध्ययन में ये दावा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अल्जाइमर मुक्त रहेगा जीवन, कुछ राजस्थान पत्रिका ने सेहत अनमोल शीर्षक दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है, विज्ञान का दायरा बढ़ने से इसकी भाषा भी बढ़ रही, गीगा और नैनो जैसे शब्द आम चलन से बाहर हो जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह 11 बजे गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। सरकार आज 1 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए HRTC बसों में यात्रा करने पर 50% छूट की घोषणा की। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की गई। रूस और यूक्रेन से आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा ने ठेकेदार की आत्महत्या पर विवाद के बाद इस्तीफा दिया। और भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।